ऐसे फास्फोरस भी ज़्यादा है, सल्फ़र भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है, मैग्नीशियम भी ज़्यादा है, बट सिलिकॉन इधर ज़्यादा है। तो एक्चुअल में हमें ये पता लगा कि प्रपोर्शन है, लिविंग में कुछ खास एलिमेंट ही मिलके बनाते हैं और इनका प्रपोर्शन नॉन लिविंग से ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ आपको दे रखा है कि अगर सिमिलर क्वांटिटी दोनों लेंगे परसेंट ऑफ वेट तो वो कितना है। जैसे हाइड्रोजन के लिए यहाँ मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ आपको मेंशन किया गया है, देखो ये सब डेटा ना साइंटिफिक है, इसको याद नहीं करना। 1.4 है तो यहाँ पे ये 0.4 है, तो आपको बढ़ाना है कि 0.4 का जो नंबर होता है ये ज़्यादा होता है 0.14। ये गलती हो गई मुझसे, सॉरी। ये यहाँ जो है हाइड्रोजन जो है नॉन लिविंग में ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद जो है कार्बन, कार्बन में जो है कार्बन में भी इसी तरीके से डेटा मेंशन किया गया है। मतलब थ्रू आउट आपको यही मेंशन किया गया है कि क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा हो सकती हैं, क्या चीज़ें कम हो सकती हैं। अब हम इस पे आते हैं कि ये टेबल इनको मिला कैसे। ये देखो उसी टॉपिक को मेंशन है, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। ये टेबल इनको मिला कैसे, तो यहाँ आपको मेंशन किया गया है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैं एक फ्लो चार्ट समझा दे रहा हूँ कि आप कोई भी टिश्यू लीजिए, ठीक है, कोई टिश्यू लीजिए। जैसे यहाँ बोला गया है कि लीवर का टुकड़ा लो या फिर एक लीफ लो। ये प्लांट टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू है। अब इसको इसने बोला है कि इसमें जो है एक एसिड मिलाई जाए जो है ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ये है ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, इसको मिक्स किया जाए इनके साथ। एक्चुअल में क्या किया जाएगा कि इन टिश्यू को ना ग्राइंड किया जाएगा, इसको पीस लिया जाए और कुछ नहीं। इसको पीस के इसमें इसे डाला जाए, ये एक सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। अब जो मिक्सचर मिला, जो आपको मिक्सचर मिला, एक्चुअल में एक आपको स्लरी, एक गाढ़ा घोल मिलेगा, एक स्लरी मिलेगी। इस स्लरी को फिल्टर आउट करो तो आप जो है इस तरीके से एक फनल लो, इसमें जो है एक फिल्टर पेपर लगाओ, इसमें इस चीज़ को डालो तो आपको फिल्टर में यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेंगी, जिसे यहाँ बोला गया फिल्ट्रेट, ठीक है, और कुछ चीज़ें यहाँ रिटेन कर जाएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ बची रहेंगी, ठीक है। ये यहाँ रिटेन कर जाएंगी, ये यहाँ बची रहेंगी, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट है, इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो देखो आपको बताऊं, जो सेल है अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें जो साइटोप्लाज्म है, देखो इसका मीनिंग क्या है ताकि आप पढ़ो समझ में आए। इसमें वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री में इतना आपने पढ़ रखा होगा कि पोलर चीज़ें पोलर में सॉल्वेंट होती हैं। तो इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मिनरल भी होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, इस टाइप का। और इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल होते हैं। बायोमॉलिक्यूल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये वाटर में डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये जो सॉल्वेंट यूज किया गया है ना, ये इनऑर्गेनिक चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो यहाँ बची रह जाती हैं। इनऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ फिल्ट्रेट में आ गई। इसके बाद का जो ऑपरेशन होता है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसका मतलब जो चीज़ इसके अंदर है, तो ये बताओ सोडियम कितना है, सोडियम पा लिया कितना है, सोडियम पा लिया तो ये क्या होगा क्वालिटेटिव, इसकी क्वालिटी क्या है सोडियम पोटेशियम। और कितना है हाउ मेनी, जो नॉर्मलिटी मोलैलिटी जो आप पढ़ते हो, तो वो क्या होगा क्वांटिटेटिव।
तो जो आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का जो मॉड्यूल होता है उसमें ये मेंशन होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। आपके सिलेबस में ये नहीं है कि इनके इंडिविजुअल टेस्ट को पढ़े, आपको जस्ट ये जानना है कि कैसे किसी को पता चला, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि कैसे पता चला कि सेल के साइटोप्लाज्म में बायोमॉलिक्यूल हैं। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फिल्ट्रेट मिला इसका आप केमिकल एनालिसिस करेंगे, और जब केमिकल एनालिसिस क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज करेंगे तो जैसी टेबल अभी हमने दिखाई थी वैसी टेबल बन जाएगी। और जब ये जो रिटेंटेट मिला है, जो ऊपर रिटेंशन किया हुआ है ऑर्गेनिक मैटर, जब इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है तो इसमें हमें बायोमॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी आपको पहली बार बायोमॉलिक्यूल इस तरीके से मिलता है। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल मिला है ना, तो आपको समझने के लिए मैं बता दूं, अभी इतना ही याद रखिए, अभी इसका डिटेल मैं बाद में कर दूंगा। ये मेनली 4 टाइप की चीज़ें इसमें मिलती हैं। एक मिलता है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीज़ होती है, डीएनए और आरएनए, और फैट्स। ठीक है, ये 4 टाइप की चीज़ें मिलती हैं। अब कैसे पता कि ये मिली, तो ये भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में एक एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है जिसमें आपको एक टेक्निक पढ़ाई जाती है ना, क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ इस तरीके से करवाया जा सकता है जिससे आप प्रोटीन को अलग कर सकते हो, लिपिड को। ऐसे कई सारे जो है टेक्निक्स हैं जिससे हम इन्हें सेपरेट आउट कर लें। तो जितना कंपोजिशन है सेल के साइटोप्लाज्म में वो सब आप अलग कर सकते हैं। क्या ये बात समझ गए, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन? अब इसको आप बस पढ़ लेना इस बुक को एक बार, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। और ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसको बस बना के रखना, इससे काम चल जाएगा। अभी मेन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, हम उस पे आते हैं। देखो चलो, तो फिर मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगला चीज पे हम आते हैं। अगली चीज देखिए, अब आपको चैप्टर पर्टिकुलर में मैं बताता हूँ कि जो बायोमॉलिक्यूल है उससे रिलेटेड। ठीक है, नहीं तो आप बोर होने लगोगे। एक चीज जानो, जैसे आपको बोला कि बायोमॉलिक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो कुछ होता है इसको एक टर्म देते हैं सेलुलर पूल। ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, सेलुलर पूल में एक्चुअल में सब कुछ होता है, मतलब सेल के अंदर ये जैसे ना सेल की मेम्ब्रेन एक पॉलीथीन का पैकेट है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन बंद है, तो आप सारी चीज़ जो निकालते हो उसमें जो है सारी चीज़ का मतलब उसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ इंक्लूडिंग वाटर, उसको एक साथ हम बोलते हैं सेलुलर पूल। तो जब हम सेलुलर पूल में से जब निकालते हैं तो हमें मिलता है बायोमॉलिक्यूल। एक्चुअल में देखो बात क्या है ना, कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि अभी आपको बताया कि डिफरेंट सॉल्ट, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये कैटायन है, एनायन भी है, क्लोराइड, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे कैटायन और एनायन हैं। इनकी जो साइज होती है ना वो काफ़ी छोटी होती है। मॉलिक्यूल की साइज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे, जो आपको पढ़ाया जाता है नैनोमीटर उस रेंज का, ठीक है, ये काफ़ी छोटे होते हैं। बायोमॉलिक्यूल इनसे बड़ी साइज होते हैं, इनकी साइज जो है इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बड़ी होती है। इनमें फर्दर 2 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया जाता है, जिसमें जो है एक हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है, और दूसरे हम बोलते हैं पॉलीमर। देखो मोनोमर एक यूनिट की तरह होता है, ठीक है, जैसे इस बात को ऐसे समझो ना कि ये एक मोनोमर है, जैसे कोई नेकलेस आप बनाते हो, ठीक है, कोई माला आप बनाते हो,
तो उसमें कई सारे मोती इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। या कोई देखो, ये एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है, ये एक यूनिट है। और ऐसी बहुत सारी यूनिट जब जो है एक लाइन से रिपीट करके बार बार जुड़ी होती है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीमर। यहाँ दो मोनोमर को जोड़ने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं पॉलीमेराइजिंग बॉन्ड। आपको दरअसल यही सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो मोनोमर एक इंडिविजुअल हो गया, जैसे माला में मोती लगाते हैं, मान लो एक मोती है, ये दूसरा तीसरा, इस तरीके से 10 20 25 50 जोड़ सकते हैं ना, डिपेंड करता है कितनी लेंथ की माला है। और ये जो लंबी सी चेन बन गई, चेन को आप देखो, हैं तो उसमें लगे मोती ही, लेकिन जब वो धागे में पिरो के जब उन्हें जो है एक लंबी सी चेन के फॉर्म में होती है, तो उसे आप नेकलेस बोलने लगते हो, चेन बोलने लगते हो। ठीक इसी तरीके से इसमें इंडिविजुअल मोनोमर ही हैं, लेकिन जब ये लंबी चेन में होते हैं तो इसे पॉलीमर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मोनोमर का एक एग्जांपल होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंगल मोती जैसा है, और ग्लूकोज की अगर पूरी एक चेन हो एन टाइम, ये आगे बढ़ता जाए, तो इसको हम बोलने लगते हैं स्टार्च। तो स्टार्च एक पॉलीमर है, ठीक है, जो माला में मोतियों की तरह एक लंबी चेन जैसा है, और ग्लूकोज एक सिंगल यूनिट की तरह है। समझे इस बात को? इसलिए मैंने बोला कि जो बायोमॉलिक्यूल हैं ये दो तरीके के, मोनोमर एंड पॉलीमर। अब आप ये तो समझ गए होंगे ना कि मोनोमर की साइज काफ़ी छोटी होगी, पॉलीमर की बहुत बड़ी होगी। एक्चुअल में फ्रेंड, बायोलॉजी में जो पॉलीमर हैं, पॉलीमर और भी चीज़ों में है, जैसे केमिस्ट्री में पॉलीथीन, ठीक है, उसमें क्या है, पॉलीथीन जो है, ये देखो, इसको आप पॉलीथीन बोलते हैं, ये केमिस्ट्री का पॉलीमर है जो आप प्लास्टिक यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर हैं, आपको जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें मेंशन किया गया है ये सब चीज़ें। अभी मैं बायोलॉजी के रेफरेंस में ही बात करूँगा। तो जो मोनोमर है वो छोटे हैं, पॉलीमर बड़े हैं। पॉलीमर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हैं। जैसे ये जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है C6H12O6। ये तो आप जानते होंगे, ये ग्लूकोज है। तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं ना, इसी इंडिविजुअल के वेट को एक साथ ऐड करके। ये करीब जो है 180 है, ठीक है, MU, यानी कि ये इनसे तो बड़ा है। सोडियम जैसे 23 है, तो ये इससे तो बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये जो पॉलीमर हैं, इसमें मोनोमर के यूनिट कुछ ऐसे होते हैं जैसे 10,000 यूनिट। समझे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बड़ा है तो कितना बड़ा है, 50,000 यूनिट, ठीक है। और सम टाइम तो ये है 2 लाख यूनिट, 2.5 लाख यूनिट, है ना, 20 लाख यूनिट। इस तरीके से इतना बड़ा हो सकता है। समझे इस बात को? तो पॉलीमर एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं और मोनोमर एक छोटे मॉलिक्यूल हैं। इस वजह से एक और नेम दिया जाता है जो आप बुक में देखोगे कि ज़्यादातर मोनोमर को हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के 2 टाइप हो गए, माइक्रो मॉलिक्यूल, और पॉलीमर को हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जो आपका सिलेबस है ना, उसमें ये मेंशन था ना, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अब आप समझ गए, जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो दरअसल पॉलीमर हैं। और अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि ये जो 4 टाइप होती है, इनमें जो है इनके 4 टाइप अभी आप नोट कर लो, फिर बाद में हम उसे ये भी याद कर लो कि एक होता है प्रोटीन, ठीक है, एक होता है लिपिड, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। ये 4 टाइप की बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े पॉलीमर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये 4 ही टाइप के हैं। कोई भी लिविंग चीज़ ले लो,
चाहे यूनिसेलर ले लो चाहे मल्टी सेलर ले लो, उसके अंदर जो उस सेल में जो भी चीज़ें बनी है, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, जो आप सेल में पढ़ते हैं, उन सब का फॉर्मेशन इन्हीं 4 चीज़ों से हुआ। ये एक तरीके के बिल्डिंग मटेरियल हैं। इसका मतलब ये जैसे आप घर बनाते हो, ठीक है, तो घर बनाते हो तो दुनिया का कोई घर हो, चाहे सिंपल से सिंपल हो, चाहे बड़ा सा कोई विला हो, ठीक है, बड़ा सा मैंशन हो, जो बड़े बंगले बने हों, सब में क्या लगी है? सब में ईंट लगती है, सब में सीमेंट लगती है, सब में स्टील की रॉड लगती है, सब में टाइल्स लगती है। उसकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लगती तो ईंट ही है ना। तो सीमेंट तो सब में लगती है ना। अब हो सकता है वो अच्छी क्वालिटी सीमेंट लगाए या ख़राब क्वालिटी, इससे नहीं मतलब, लेकिन जैसे हर घर को बनाने के लिए बेसिक बिल्डिंग मटेरियल एक है, वैसे ही सारे लिविंग सेल, सारा लाइफ, चाहे यूनिसेलर हो चाहे मल्टी सेलर हो, जो मैंने अभी टर्म यूज किया था ना, सेलुलर पूल, जो सेल के अंदर का जितना मटेरियल है, सेल के अंदर का मतलब मेम्ब्रेन सही, इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन, जो सारा मटेरियल है, ये आप जानो कि सब का सब बना है बायोमॉलिक्यूल से। तो बायोमॉलिक्यूल का ये इम्पोर्टेंस है कि ऑलमोस्ट सेल में सारी चीज़ें बायोमॉलिक्यूल की बनी होती हैं। और उस बायोमॉलिक्यूल को हमने देखा कि वो यूनिट के फॉर्म में हो सकते हैं, सिंगल यूनिट जिनकी साइज छोटी होती है माइक्रोमॉलिक्यूल, या बड़े पॉलीमर फॉर्म में हो सकते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। इनके बीच में भी होता है एक इंटरमीडिएट फॉर्म भी होता है, जिसमें जैसे कि ये मोती 8-10 लगे हों, ठीक है, जैसे 8-10 लगे हों, काउंटेबल नंबर में हों, तो इसको ओलिगोमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ये जान जाओ कि इसमें मोनोमर के नंबर 8 से 10 होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। तो अगर 8-10 हैं, काउंटेबल हैं, तो उसको ओलिगोमर बोलते हैं। तो इसको भी आप माइक्रोमॉलिक्यूल में रखोगे। और पॉलीमर में ये यूनिट 10,000, 20,000, 25,000, 500, 1000 ऐसे होती है, ठीक है। तो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल बहुत बड़े मॉलिक्यूलर साइज वाली चीज़ें हैं। अगर इनका IPAC नेम लिखने लगो ना, जो केमिस्ट्री में आप लिखते हो, तो पूरा पेज भर जाएगा। अब इनकी केमिस्ट्री हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसे आप बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मैं इससे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। चलिए इसे थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। ये जो मैं बोर्ड पे बनाता हूँ ना, ये सब चीज़ें आप कॉपी में उतारा करिए, यही आपका नोट्स है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसा बुक में पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अगर मैं वैसा ही नोट दूँ तो आपका बर्डन नहीं बढ़ेगा। एक तो बुक वाला, फिर ये दूसरा, आप जब तक किताब नहीं पढ़ोगे ना, तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है थ्रू आउट इंडिया। मैं तो देख चुका हूँ कि उनको जो है किताब पढ़ने की आदत नहीं है। आप उससे भाग नहीं सकते, आप उससे बचिए मत, कोई एस्केप प्लान मत बनाइए। बस किताब पढ़ने के लिए ये जो मेरा बोर्ड का वर्क है, इसे नोट कर लीजिए। ये जब आप इसे पलट के देखेंगे ना, इसे 2-3 लेक्चर को नोट करिए, फिर इसके बाद उसको एक बार सरसरी निगाह से ऐसे देखते चले जाइए अगर आपने लेक्चर देखा है, और फिर आप किताब को पढ़िए, देखिए कितना हेल्पफुल है। फिर आप समझ जाएंगे इसमें सारी इम्पोर्टेंट बातें ही हैं। और ये देखो एक पेज में आ जाएगा, तो पूरा चैप्टर पढ़ाते हुए सिर्फ 3-4 पेज में आपका निपट जाएगा। नोट्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट चीज़ें छोटी हों, कंसाइज हों। ये थोड़े कि कॉपी को, किताब को फिर से मैं डिक्टेट करके एक और किताब छपवा दूं और बोलूं ये नोट्स है, तो किताब में क्या प्रॉब्लम है? किताब तो ऑलरेडी अच्छी लिखी गई है, ठीक है। तो ये व्यू नहीं रखना चाहिए, ये आप कोशिश करेंगे। ये आप सीखिए, जो आपको नहीं पता वो आपको सीखना चाहिए। ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं है तो नहीं करना। देखो पढ़ाई दवाई की तरह है। जो स्टडी है ना, एक बात आप ध्यान रखना, स्टडी कोई होटल का मेनू कार्ड नहीं है। जैसे आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक मेनू कार्ड होता है और आप उसमें सेलेक्ट करते हैं कि मुझे मटर पनीर खाना, शाही पनीर खाना या चिकन बिरयानी खाना, और बाकी छोड़ देते हैं। वहाँ ऑप्शन होता है।
तो ज़िंदगी में जैसे आप फैशन करते हैं तो कपड़े में ऑप्शन है, सब चीज़ में ऑप्शन है, लेकिन जो पढ़ाई में आपको सिलेबस नीट ने दिया है वो दवाई के पर्चा है। ठीक है, जैसे डॉक्टर का पर्चा होता है तो ये थोड़े बिकासुल नहीं खाने का मन है, इबियांट सही है ना, तो एंटीबायोटिक रहने दो, ऐसा थोड़े कर सकते हैं कि आज जो है पालक पनीर नहीं खाना, मटर पनीर खाना है, ऐसा नहीं कर सकते। दवाई के पर्चे होने का मतलब क्या है, सिलेबस आपको पढ़ना तो है ही, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपको पढ़ना है, ये मैंडेटरी है, मैंडेट है, ज़रूरी है कि आपको सिलेबस फॉलो करना है। तो बिल्कुल इसे प्रिस्क्रिप्शन की तरह, दवाई के पर्चे की तरह करना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। यही एक सक्सेसफुल एक फेल लड़के में अंतर होता है कि वो दवाई के पर्चे की तरह फॉलो करता है, और जो फेलियर हैं, जो फेल होते हैं, वो होटल के मेन्यू कार्ड की तरह फॉलो करते हैं। तो आप अपने आप को सिर्फ खुश रखेंगे तो अपने आप को धोखा देंगे। ऐसे ही किताब पढ़ना, जब मैंने बताया, जैसे मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपको प्रोफेशनल गाइडेंस दे रहा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ उसे आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगे। एक्चुअल में क्या होता है कि लोग शौक में आते हैं कि चलिए हमारा मेंटरशिप करिए, ठीक है। अब मेंटरशिप में जैसे वो चाहते हैं ना कि हमें कोई समझाए, हमें कोई बताए, ऐसा आपने फील किया होगा, लेकिन वो बताए को सुनना नहीं चाहते हैं। वो पहले से ही घर से ये दिमाग में बैठा के चले होते हैं कि मुझे क्या बताना है। जैसे तुम मेरे पास आओगे तो बताओगे सर अगर किताब ना पढ़े तो काम चल जाए, ये तो तुम्हारा मन कर रहा है ना भाई, लेकिन किताब तो पढ़नी पड़ेगी ना। किताब इसीलिए बनाई गई, और दुनिया में हर स्कूल में बच्चों को किताब दी जाती है तो पढ़ने के लिए तो दी गई होगी, कबाड़ी के यहाँ बेचने के लिए थोड़े दी जाती है। तो आप किसी मेंटर या प्रोफेशनल के पास चले गए, यानी कि अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो इसका मतलब थोड़े कि आपका इलाज हो गया। उसने जो दवा की पर्ची लिखी उसे फॉलो भी तो करना पड़ेगा ना। दवाई तो तभी काम करेगी ना जब उसे खाओगे। सिर्फ खरीद के भी रख दिए तो कुछ नहीं होगा कि मैंने बता दिया ऐसे ऐसे कर लो, वो कर लिया, वो सुन लिया और उसको किया नहीं, तब भी नहीं काम करेगा। तो आप थोड़ा डेडिकेट होइए, मेरे कहने का मतलब है डेडिकेशन दिखाइए। तो आप किताब पढ़ने से भागिए मत, कुछ नहीं है ये बुक, मैं पूरा एक एक लाइन आपको याद करवा दूंगा, एक एक वर्ड इसका आएगा, और आप 2-3 महीने में फुल कॉन्फिडेंस को फील करेंगे। जस्ट बिलीव करिए, फेथ रखिए मेरी बात पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बोर्ड को नोट डाउन करो तो कर लो। आपको लगेगा ये क्या नॉनसेंस है, ये कैसा नोट होता है, कोई बात नहीं है। जिस टाइप का नोट्स आप बनाते हुए आए हैं आज तक ज़िंदगी में, उस नोट से कुछ हुआ भी तो नहीं, उससे तो नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, उससे नीट क्या बोर्ड भी नहीं क्वालिफाई होता ढंग से, उसके लिए भी कहीं जाके फिर सीखना पड़ता है।